जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का महत्व। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है। कैटेगरी में बांटने से मतलब है कि जैसे हॉर्टिकल्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है तो उसको अलग अलग लिखने की जगह हमने एक साथ में लिख दिया है। यही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये देख के कन्फ्यूज़न मत करना कि ये क्या है, ये बस हमने एक टाइटल दे दिया है, यानी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे उसको एक साथ में लिख दिया एक टाइटल देके, और जो हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंस थे उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। यही हमने यहाँ पे भी किया है, यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंस है हॉर्टिकल्चर के उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो बचे हुए इम्पोर्टेंस थे उसको नई कैटेगरी बना के अदर इम्पोर्टेंस उसको इसमें लिख दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जितनी भी इम्पोर्टेंस है ना इन सभी पे फिलहाल नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आगे इन सभी पे एक एक करके विस्तार से बात कर लेंगे। तो देखो, जो पहला है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। तो इसमें 3 है। पहला है हाई प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, तीसरा है एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात आय, इसके बाद है हेल्थ इम्पोर्टेंस यानी स्वास्थ्य महत्व। इसमें 2 हैं, रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में है थर्ड हमारा इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस यानी पर्यावरणीय महत्व। इसमें 3 हैं। पहला है रिड्यूस ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन में कमी, इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य में सुधार, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके बाद लास्ट है हमारा अदर इम्पोर्टेंस यानी अन्य महत्व। इसमें 2 है। पहला है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस यानी औद्योगिक महत्व, और दूसरा है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। तो इन सभी इम्पोर्टेंस को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व से। तो इसमें पहला है हाई प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन। इसका मतलब है कि जो बागवानी फसलें होती हैं ना उनका जो प्रोडक्शन होता है प्रति हेक्टेयर वो अन्य फसलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। हमने 4 क्रॉप को लिया है जिसमें पहला है वीट, दूसरा है राइस, तीसरा है टमाटर और चौथा है मैंगो। ये जो आप वीट और जो राइस देख रहे हैं ना ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं है, और वहीं जो टमाटर और जो मैंगो हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं। हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप किसे कहते हैं। तो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि जितने भी फ्रूट होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं और जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं। तो अब एक बात बताओ, टमाटर क्या है? एक वेजिटेबल्स है। मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। तो ये क्या होंगे? तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। वही व्हीट और राइस हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं है। अगर आप इन दोनों के प्रोडक्शन का कंपेयर करें तो देखो, जो व्हीट है यानी जो गेहूं है उसका जो प्रोडक्शन होता है यानी जो उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर वो लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब इसका कंपेयर आप टमाटर से करो तो देखो, जो टमाटर है उसका जो प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर वो लगभग 400 क्विंटल के आसपास है। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। अब दूसरा कंपेयर राइस का मैंगो से कर सकते हैं, यानी राइस का जो प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर वो लगभग 55 कुंटल के आसपास है। वहीं बात करें मैंगो की तो मैंगो का 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है प्रति हेक्टेयर वो अन्य क्रॉप के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसमें एक बात और याद रखना कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है ना इनका ना केवल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बल्कि इनकी जो मार्केट प्राइस होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे अगर आप
आप बीट का कंपेयर मैंगो से या टमाटर से करें तो आप इनका जो प्राइस है उसमें आराम से डिफरेंस दिख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आप वीट के प्राइस की बात करें तो वो लगभग 20 से 25 रुपए केजी के आसपास है। वहीं अगर हम टमाटर के प्राइस की बात करें तो वो लगभग 50 से 70 रुपए प्रति केजी है। तो आप देख सकते हैं कि पहला तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और दूसरा जो मार्केट प्राइस है वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और मार्केट प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी को देख के भी समझ लेते हैं। तो देखो, बागबानी फसलें आमतौर पर कम स्थान में अधिक पैदावार यानी प्रोडक्शन देती हैं, जिससे कि आर्थिक लाभ बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ आप उन बागवानी फसलों को उगा सकते हैं जिनकी मार्केट प्राइस हाई हो। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आमतौर पर, यानी आपको कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऐसी भी मिल जाएंगी जिनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो, लेकिन जो अधिकांश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये बात भी आप याद रखना। इंग्लिश में देखो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जनरली गिव हायर यील्ड्स इन लेस एरिया ड्यू टू विच फार्मर गेट गुड इनकम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो देखो, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनसे लोगों को रोजगार भी मिलता है। रोजगार कैसे मिलता है तो इसको एक एग्जाम्पल से देखो। जैसे मान लो हम एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो टमाटर को लिया। अब इस टमाटर से समझो कि जो लोग हैं उनको रोजगार हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कैसे मिलता है। तो देखो, जो टमाटर है उसकी बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक काफ़ी काम रहेंगे। जैसे जो टमाटर है उसकी बुवाई यानी सोइंग के समय मजदूर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद जब सोइंग हो जाएगी तो बीडिंग के लिए यानी निराई गुड़ाई के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी या मजदूर की आवश्यकता होगी। उसके बाद जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग के लिए यानी टमाटर तोड़ने के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं कि फसल की लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो फसल है उसको हार्वेस्ट कर लिया गया, अब उस फसल को मार्केट में ले जाया जाएगा। तो जो मार्केट में ले जाने वाला व्यक्ति है यानी ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग जैसे ट्रक वाले हो गए या ट्रैक्टर वाले हो गए तो उनको यहाँ पे रोजगार मिल गया। अब जो टमाटर हैं वो मार्केट में पहुँच गए। ठीक, अब जो मार्केट से जुड़े लोग हैं जैसे मिडिल मैन हो गए या अन्य लोग हो गए जो कि मार्केट से सब्जी खरीद के अन्य शहर में या बाजारों में ले जाके बेचते हैं, तो उनको भी यहाँ पे रोजगार मिल गया। या मान लो जो टमाटर हैं वो सीधा मार्केट से ना किसी फैक्ट्री में चले गए जहाँ पे टमाटर से टमाटर केचप बनता है, तो जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको भी इससे रोजगार मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है, ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उनसे कितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अब हम सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एग्जाम्पल देखें तो आपको नहीं बता सकते कि उनसे कैसे रोजगार मिलता है, लेकिन हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनसे लोगों को रोजगार कैसे मिलता है। अब इसकी थ्योरी को देख के और समझो। तो देखो, बागबानी फसलों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग तक काफ़ी काम रहता है, जिस वजह से रोजगार पैदा होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि मजदूर, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग। तो देखो, इसको समझो। तो मजदूर क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं, यानी जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको मजदूर कहते हैं। ठीक, उसके बाद है ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर वो लोग हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप को फील्ड से किसी अन्य स्थान पर लेके जाते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। उसके बाद है मार्केटिंग, यानी जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप की मार्केट करते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट बेचने वाले लोग हो गए, मिडिल मैन हो गए या सब्जी बेचने वाले लोग हो गए, तो वो सभी मार्केटिंग में आ जाएंगे। और प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप कंफ्यूजन करोगे कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। तो
जैसा हमने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था कि मान लो जो टमाटर है वो मार्केट से किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में चला गया, जहाँ पे उस टमाटर से टमाटर केचप बन गया। तो ये टमाटर से टमाटर केचप बनाना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। तो आप इसको समझ गए होंगे। यानी अगर जो कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, अगर वो किसी कंपनी में जा रही है और उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको प्रोसेसिंग कहेंगे। तो जो प्रोसेसिंग से जुड़े लोग हैं उनको भी रोजगार मिलता है। अब इसको इंग्लिश में देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम सोइंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स to their marketing and processing, due to which employment is generated, especially in rural areas such as laborers, ट्रांसपोर्टर्स, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, एक मिनट, वो है एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात आय। एक्सपोर्ट अर्निंग का मतलब होता है जब किसी देश से दूसरे देश में किसी चीज को बेचा जाता है तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, और उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं अर्निंग। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है एक्सपोर्ट अर्निंग। यानी कहने का मतलब है जब किसी एक देश से दूसरे देश में किसी चीज को बेचा जाता है और उससे जो पैसा मिलेगा उसी को एक्सपोर्ट अर्निंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो हमने अपने भारत से पाकिस्तान के लिए आम बेचे, ठीक। अब जो पाकिस्तान ने हमें पैसा दिया उसी को कहेंगे एक्सपोर्ट अर्निंग। तो कई देश बागबानी उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन सब्जियों का और नीदरलैंड फूलों का विश्व में प्रमुख निर्यातक है। यानी देखो, जैसा हमने बताया कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके निर्यात से हम पैसा कमा सकते हैं, यानी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। तो बात की जाए, जो अमेरिका है और जो चीन है वो सब्जियों का यानी वेजिटेबल्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी अगर बात की जाए कि सब्जियों से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग कौन करता है तो वो अमेरिका और चाइना है। और बात करें हम फ्लावर से यानी फूलों से कौन करता है तो वो नीदरलैंड है। तो हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, यानी हमें भी जो प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी या उससे हमारी अर्निंग होगी। अब इसको इंग्लिश में देखो तो मैनी कंट्रीज अर्न फॉरेन एक्सचेंज through the export of horticultural products. For example, America and China are the world's major exporters of vegetables and the Netherlands of flowers. इसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है हेल्थ इम्पोर्टेंस यानी स्वास्थ्य महत्व। यानी अब हम ये देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, यानी हमारी हेल्थ के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो इसका पहला इम्पोर्टेंस है वो है रिच इन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर या अधिक पोषक तत्व। यानी कहने का मतलब है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जैसे आपके फ्रूट्स हो गए या आपकी वेजिटेबल्स हो गई, इनमें जो पोषक तत्व रहते हैं ना वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, हम आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं या आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। जैसे मान लो हम आम, केला या अनार या सेब ले सकते हैं। तो ये जितनी भी फ्रूट है ना सब में पोषक तत्व कितनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। या आप ड्राई फ्रूट को ले लो, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे बादाम ले लो या काजू ले लो, इनमें कितनी अधिक मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं। और अगर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में रहेंगे और उनको हम खाएंगे तो वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो इसकी थ्योरी देखो, बागबानी हमें फल, सब्जियां, मसाले और मेवे का मतलब होता है ड्राई फ्रूट, जैसे आपके बादाम हो गए, आपके काजू हो गए। तो मेवे जैसी विभिन्न प्रकार की पौष्टिक फसलें प्रदान करती हैं। ये विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती हैं जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इंग्लिश में देखो, हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स us with a variety of nutrition crop like fruits, vegetables, spices and dry fruits. They are rich in vitamins, minerals and fiber which are essential for our overall health. एग्जाम्पल के लिए सेब हो गया, बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आम ले सकते हैं और बनाना ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, एक मिनट,
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधीय गुण। तो देखो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है ना, उसमें औषधीय गुण भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आंवला हो गया, अनार हो गया, त्रिफला हो गया, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे सेब हो गया, मौसमी हो गई, संतरा हो गए, इन सभी में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। और साथ ही इसमें औषधीय फसलें भी आती हैं, यानी मेडिसिनल क्रॉप्स भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो अब इसकी थ्योरी को देखो, तो देखो कई बागवानी फसलों में औषधीय गुण होते हैं और साथ ही इसमें औषधीय फसलें भी आती हैं, जिनसे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक और आधुनिक दवाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो जो औषधीय फसलें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी औषधीय फसलें होती हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए लें तो जैसे आपका त्रिफला हो गया, एक मिनट, आंवला हो गया और आपका त्रिफला हो गया, एलोवेरा, तुलसी, तो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी औषधीय फसलें हैं। अगर इनके हम महत्व की बात करें तो इनसे पारंपरिक और आधुनिक दवाई बनाई जाती हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करोगे कि पारंपरिक दवाई और आधुनिक दवाइयों क्या मतलब है, तो इसको समझो। तो देखो जो पारंपरिक दवाइयाँ होती हैं वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें कूट कर डायरेक्ट किसी को दे दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने प्राचीन मूवी देखी होंगी, उसमें जो वैद्य जी होते थे वो क्या करते थे, वो जंगलों से जड़ी बूटी लाकर या कहें औषधि जो पौधे होते थे उनकी पत्तियां लाकर या जड़ें लाकर उनको किसी बर्तन में कूट कर, और जो रोग है, जिस व्यक्ति को रोग लगा हुआ है, जो व्यक्ति बीमार है, उसको वो ऐसे ही दे देते थे। तो इसी को कहते हैं पारंपरिक दवाई। लेकिन अगर आधुनिक दवाइयों की बात करें तो आधुनिक दवाइयाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। यानी अगर आप किसी मेडिकल पर जाके दवाई लेते हैं तो वो मेडिकल वाला ये नहीं करेगा कि आपको किसी जड़ी बूटी को या किसी पत्तों को कूट के दे दे, नहीं, वो आपको टैबलेट देगा। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो टैबलेट हो गई, विभिन्न प्रकार के सिरप हो गए, तो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आधुनिक दवाइयाँ हैं। लेकिन इनका भी जो निर्माण होता है वो औषधीय फसलों से ही होता है, इसलिए औषधीय फसलों का काफ़ी महत्व है। और जो औषधीय फसलें हैं ना, ये आती किसके अंतर्गत हैं, तो ये आती हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो हॉर्टिकल्चर का ये भी एक महत्व है। अब इसको इंग्लिश में देखो, मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो इंक्लूड मेडिसिनल क्रॉप विच आर यूज्ड टू मेक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस यानी पर्यावरणीय महत्व। अब हम ये देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है उसका पर्यावरण के लिए क्या महत्व है। तो जो इसका पहला महत्व है वो है रिड्यूस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन में कमी। तो इसको समझो। देखो जो हॉर्टिकल्चर है उसमें हम करते क्या हैं, तो उसमें पेड़ पौधों को उगाते हैं। अब जब पेड़ पौधों को उगाया जाएगा तो उसका एक फ़ायदा क्या होगा, तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो जो वायुमंडल में कार्बन है जो लगातार बढ़ रही है उसको वो ग्रहण करेंगे, और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ये तो सभी को पता है। अब जो वायुमंडल में कार्बन है उसको जब पौधे ग्रहण करेंगे तो उसमें कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी कमी आएगी। क्लाइमेट चेंज में कमी क्यों आएगी, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कार्बन की अधिकता की वजह से हो रहा है, और जब पौधे कार्बन को ग्रहण करेंगे तो क्लाइमेट चेंज में कमी आएगी। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। इसकी थ्योरी को और देख लेते हैं। तो देखो, बागवानी को बढ़ावा देने से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आम का बगीचा हो गया, जिस पे अभी हमने बात की है। इसके बाद अब इसको इंग्लिश में देखो, हॉर्टिकल्चर हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल के लिए मैंगो ऑर्चार्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक मिनट, वो है इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, यानी मृदा स्वास्थ्य में सुधार। तो देखो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो मृदा के स्वास्थ्य को, यानी जो सॉइल की हेल्थ है उसको भी सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं,
तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक आम का बगीचा है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो पेड़ है ना इनसे लगातार पत्तियां टूट रही हैं और जो पत्तियां टूट रही हैं वो सभी जमीन पे इकट्ठी हो रही हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जो पत्तियां हैं इनका होगा क्या? तो ये जो पत्तियां हैं ना सभी ये गलकर इसी मृदा में मिल जाएंगी और मृदा में मिलने के बाद ये एक खाद का काम करेंगी, यानी मृदा में ये पोषक तत्वों को बढ़ाएंगी और न केवल ये पोषक तत्वों को बढ़ाएंगी बल्कि जो सॉइल हेल्थ है उसको भी सुधारेंगी। तो यही हमारा इम्पोर्टेंस है, यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनसे मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। तो इसकी थ्योरी को देखो तो कई बागबानी फसलों से मृदा सुधार में भी मदद मिलती है क्योंकि पेड़ पौधों से पत्तियां टूटकर मृदा में मिलती रहती हैं और साथ ही मृदा कटाव की भी रोकथाम होती है जिससे सॉइल हेल्थ अच्छी बनी होती है। तो देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वो न केवल मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं बल्कि वो मृदा कटाव यानी सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। अब इसको इंग्लिश में देखो, मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑल्सो इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ बिकॉज द लीव्स break from the trees and get mixed with the soil and also prevent soil erosion which maintains good soil health। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 1 मिनट वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण। तो देखो जो हॉर्टिकल्चर है ना वो बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है उससे पहले ये समझो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ को ये ना पता हो कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो इसको आप एक इमेज से समझो। तो देखो बायोडाइवर्सिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या कह सकते हो अलग अलग प्रकार। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि जो जीव हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार होते हैं या किसी एरिया में जो जीव हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, वो कितने भिन्न भिन्न पाए जा रहे हैं, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। परंतु यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में सीधी सी बात है एनिमल तो नहीं आएंगे, तो इसमें आएंगे प्लांट। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट बायोडाइवर्सिटी की। तो प्लांट बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? तो प्लांट बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा कि किसी एरिया में कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट पाए जा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं प्लांट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्लांट बायोडाइवर्सिटी है। अब ये समझो कि जो हॉर्टिकल्चर है वो प्लांट बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाता है। तो देखो जो हॉर्टिकल्चर है उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी एक फसल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम टमाटर को लेते हैं। टमाटर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं क्योंकि टमाटर का एग्जाम्पल हम कई बार ले चुके हैं, तो हम बैंगन का एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। ठीक, तो देखो जो बैंगन है उसकी वर्तमान में कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद हैं। अगर आप काउंट भी करेंगे तो आपको आराम से बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या प्राचीन समय में भी इतनी वैरायटी थी या इतनी प्रजाति मौजूद थी जितनी कि वर्तमान समय में है? इसका सीधा जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्राचीन समय में तो गिनी चुनी वैरायटी होंगी। आप चाहे किसी भी फसल की ले लें, हम केवल बैंगन का आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, टमाटर, आम, आलू, जो आपको ठीक लगे, लेकिन अभी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखो जो वर्तमान है उसमें बैंगन की बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं और आने वाले टाइम में और भी नई नई आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जो मानव है वो नई नई वैरायटीज़ बनाता रहता है। तो जो नई वैरायटीज़ आ रही हैं उन वो पुरानी वैरायटी कुछ ना कुछ उनमें विविधता है, कुछ ना कुछ अलग है। और जो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा हमने आपको बताई, परिभाषा क्या थी? तो जो कोई भी एरिया है उस एरिया में जो प्लांट पाए जा रहे हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखो जो इंसान है या जो हॉर्टिकल्चर की हम बात करें उसमें कितनी ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ मौजूद हैं फसलों की, तो क्या जैव विविधता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे हमने आपको बैंगन का बताया, अगर आप प्राचीन समय में देखें उस समय अगर 10 वैरायटी मौजूद हैं तो आज 10,000 वैरायटी मौजूद है। हम केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट कितनी है ये हमें नहीं पता,
और ये आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा कि बैंगन की वैरायटी कितनी है, क्योंकि नई नई वैरायटीज़ आती रहती हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लो 10,000 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, मान लो कि 1,000 मौजूद हैं। अब आप एक बात बताओ, पहले 10 थी, अब 1,000 हैं, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो बिल्कुल बढ़ी। यही इस टॉपिक का मतलब है, यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो हॉर्टिकल्चर है वो बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन करता है। थ्योरी को देखो तो बागबानी विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती को बढ़ावा देती है, जो कि पादप जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए न्यू वेराइटीज कंपेयर टू ओल्ड, यानी जो नई वैरायटी हैं वो पुरानी वैरायटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। इंग्लिश में देखो, हॉर्टिकल्चर प्रमोट्स द कल्टीवेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स विच हेल्प मेंटेन एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं बल्कि जो नेक्स्ट महत्व है वो है अदर इम्पोर्टेंस, यानी अन्य महत्व। तो इसमें पहला है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, यानी औद्योगिक महत्व। तो देखो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कि फल फूल और सब्जियों से, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ना विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए साबुन हो गया। आपने देखा होगा कि जो साबुन है ना वो अलग अलग फूलों से या अलग अलग फलों से बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे साबुन। इसी तरीके से क्रीम हो गई, क्रीम भी अलग अलग फूलों या फलों से बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको ऐसी बहुत सारी क्रीम देखने को मिल जाएंगी जो ऑरेंज से बनी होंगी, पपाया, बनाना, यानी आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग हैं, ये जो क्रीम बना रहे हैं ना, इनके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है या कोई एक उद्योग है जो कि साबुन बनाता है, और जो साबुन है वो गुलाब का साबुन है। अब आप जरा सोचो, ये जो उद्योग है ये खुद तो जाके खेती करेगा नहीं, बल्कि इसके लिए गुलाब आएगा कहाँ से? तो गुलाब की खेती करनी होगी। अब ये जो गुलाब है ये आता किस में है? तो वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी जो फ्लावर, गुलाब फ्लावर है और फ्लावर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। यानी इस उद्योग की जो डिमांड है वो कौन पूरी करेगा? तो वो हॉर्टिकल्चर पूरी करेगा। इसलिए हॉर्टिकल्चर का इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी देखो। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कि फल फूल, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रसों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। उत्पादों को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आपका साबुन हो गया, परफ्यूम, क्रीम, तेल आदि। इनको बनाने के लिए कच्चे माल यानी फल फूल की आवश्यकता होती है, जो कि हॉर्टिकल्चर की सहायता से पूरी की जा सकती है। तो ये तो हो गई इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की बात। अब हम लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं। ये क्या हुआ, एक मिनट, ये रहा हमारा जो लास्ट है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। तो बागबानी हमें फल फूल और सब्जियों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से कम करता है, और अपनी ज़रूरतों के लिए खुद फल फूल और सब्जियों को उगाना हमें कृषि के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हॉर्टिकल्चर है उसमें हम फल फूल और सब्जियों को उगाते हैं मोस्टली। जब हम फल फूल और सब्जियों को उगाएंगे तो एक बात बताओ, क्या फल फूल सब्जियों को हमें दूसरे देश से मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, क्योंकि हम उतना उत्पादन कर रहे हैं। और जब हम उतना उत्पादन करेंगे कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे। तो इसलिए जो हॉर्टिकल्चर है वो फल फूल और सब्जियों के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इंग्लिश में देखो गार्डनिंग, एक मिनट, ये गार्डनिंग नहीं होगा, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर लेना। हॉर्टिकल्चर रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग अवर ओन फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अवर नीड्स, मेक अस मोर सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर। तो देखो जो हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस थे वो यहीं पर एंड होते हैं, परंतु अब हम एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। इससे आपको क्या होगा कि आपको
लंबे समय तक ये याद रहेगा। तो देखो, जो सबसे पहले हमने कवर किया था वो किया था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक लाभ। तो इसमें हमने बात की थी हाई प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन पे। यानी हमने आपको बताया था कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनसे जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। फिर हमने देखा था कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका विदेश में निर्यात किया जाता है जिससे हमें अर्निंग मिलती है जिसको हम एक्सपोर्ट अर्निंग कहते हैं। उसके बाद बात की थी हेल्थ इम्पोर्टेंस यानी स्वास्थ्य महत्व में। तो इसमें हमने देखा था रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में या अधिक मात्रा में होते हैं। फिर बात की थी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी औषधीय गुण में। यानी ऐसी बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जिनमें की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हमने देखा था इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस यानी पर्यावरणीय महत्व। तो इसमें हमने बात की थी कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं वो कैसे क्लाइमेट चेंज को कम करती हैं यानी रिड्यूस ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद बात की थी कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या जो सॉइल की हेल्थ है उसको सुधारती हैं और साथ ही जो मृदा में पोषक तत्व हैं उसको भी बढ़ाती हैं। फिर बात की थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण पे। यानी हमने आपको बताया था कि जो हॉर्टिकल्चर है वो बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ावा देता है। फिर हमने बात की थी अदर इम्पोर्टेंस यानी अन्य महत्व पे। तो इसमें हमने बात की थी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस यानी औद्योगिक महत्व पे। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कि फल फूल और सब्जियों से यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जैसे साबुन हो गए, क्रीम, शैम्पू और भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पे। यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं वो हमको फल फूल और सब्जियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।